हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के उद्देश्य से इस तीसरे एपिसोड में, इस तीसरे कड़ी में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, इसके पहले हम लोगों ने इसी परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन को काफ़ी विस्तार से लिया हुआ था। हम लोगों ने एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझा हुआ था। हम लोग इसकी परीक्षा के प्रारूप के बारे में भी काफ़ी डिस्कस किया हुआ था, सिलेबस के बारे में जाना था, क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया हुआ था। हम लोग जाने थे कि स्ट्रैटेजी हमारी किस तरह की होनी चाहिए, पेपर 1 की तैयारी हम लोगों को किस तरह से करना है, पेपर 2 की तैयारी किस तरह से करना है। फ्रेंड, इस बात को जानिए कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 2 महीने के भीतर हो जाने की पूरी संभावना है, और पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो समय अंतराल रहने वाला है, जो गैप रहने वाला है, वह जनरली जो रहता है वो 20 से 25 दिन रहता है। इसलिए कोशिश ज़रूर करिएगा कि सिर्फ और सिर्फ पीटी की तैयारी करने में आप मत जुटे हुए रहिएगा। दोनों ही पेपर्स को साथ में ही लेकर के चलिएगा, और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने दोनों ही एग्ज़ाम, दोनों ही फेजेस, चाहे वो पीटी का हो चाहे वो मेंस का हो, दोनों के लिए हमने ई बुक लॉन्च किया है। आप ज़रूर उस ई बुक को आप सब्सक्राइब करेंगे। ये जो आप ई बुक देख रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या चीज़ प्राप्त होने वाला है। 105 पेज आपको मिलेंगे, जिसमें आपको फिगर्स ऑफ स्पीच, आप जो जिससे कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड आपको वहाँ पर थ्योरी भी मिलेगा। प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे खासे वहाँ पर प्रश्न मिलेंगे। अंग्रेजी सेक्शन से संबंधित देखिए, इंग्लिश सिनोनिम्स, एंटोनिम्स काफ़ी टू द पॉइंट है, और वीवीआई वर्ड्स का सिलेक्शन आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। ईडियम्स भी आपको अच्छे खासे प्राप्त होने वाले, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स। इसके बाद हिंदी में हिंदी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि, व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपको थ्योरी के माध्यम से इसमें बताया गया है। कंप्यूटर नॉलेज में थ्योरी भी आपको मिलेगा। इसके बाद फिर आपको इससे संबंधित प्रैक्टिस भी काफ़ी करने के लिए प्राप्त होगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको प्राप्त होगा कि पीटी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हुए थे, वो आंसर के रूप में आपको प्राप्त होने वाला है। और साथ ही साथ आपको 3 फुल मॉक्स टू द पॉइंट, इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको मॉक्स प्राप्त होने वाले हैं। और फ्रेंड, इससे संबंधित यदि आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कि लाइव क्लासेस चलते हैं, उसमें आप मॉक्स, ऑनलाइन मॉक्स देना चाहते हैं, आप काफ़ी विस्तार से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स में भी एनरोल करा सकते हैं। फ्रेंड, ई बुक सिर्फ पीटी के लिए ही उपलब्ध नहीं है, मेन के लिए भी उपलब्ध है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 75 पेज का सॉफ्ट मटेरियल्स आपको मिलने वाला है। लीगल ट्रांसलेशन, लीगल टर्म्स, लीगल मैगजीम्स, कोटेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक्स विथ आंसर्स, इतने सारी चीज़ें आपको प्राप्त होने वाले, ताकि आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर सके और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। फ्रेंड, इन दोनों ही ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ पर जा कर के आप लिंक पर जाइएगा, आप डायरेक्ट इस तरह के ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। आप हमारे कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, जो बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं, जो इस परीक्षा के प्रति काफ़ी गंभीर है और अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स से अवश्य जुड़ेंगे। अब फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि इस परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पिछले बार पूछे गए हुए थे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो पीटी का, चूँकि हम लोग इस कड़ी में पीटी से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं, पिछले बार किस तरह के प्रश्न पूछे गए हुए थे, एक एक प्रश्न पर हम लोग काफ़ी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ताकि आप लोग समझ सके कि तैयारी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, कैसे सफलता को सुनिश्चित की जा सकती है। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग सिलेबस में ही जाने हुए थे कि पीटी में आपके 4 सेक्शंस आने वाले हैं। 4 सेक्शंस में इंग्लिश का सेक्शन है, हिंदी का सेक्शन है, इसके बाद फिर कंप्यूटर का सेक्शन है ना। इसके बाद फिर आपका एक सेक्शन क्या है, जीके जीएस का, ठीक है। इंग्लिश में 40 प्रश्न रहने वाले हैं, हिंदी में 30 प्रश्न रहने वाले हैं, कंप्यूटर में 20 प्रश्न रहने वाले हैं, और जीके में 10 प्रश्न रहने वाले हैं, और इस तरह से 100 अंक का यह प्रश्न पत्र आपका रहने वाला है।
हम लोग यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी की यदि बात करते हैं तो इसमें सिर्फ हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी खंड में, अंग्रेजी सेक्शन में सिर्फ अंग्रेजी से संबंधित ही प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। या आपको अंग्रेजी में लीगल टर्म्स, लीगल मैगजीम्स, लीगल आपको लैटिन वर्ड्स, लीगल लैटिन वर्ड्स, इस तरह के आपको टर्म्स देखने के लिए मिलेगा जिसका मीनिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और वही बात हिंदी के साथ भी है। हिंदी में हिंदी व्याकरण, हिंदी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इसके बाद फिर शब्द समूहों के लिए एक शब्द, मुहावरेदार अभिव्यक्तियाँ, लोकोक्तियाँ, इन सब प्रश्नों के अलावा भी विधि पर आधारित पारिभाषिक शब्दों पर प्रश्न रहेंगे। इसलिए आपको अभी से इतना तैयारी करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। कंप्यूटर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे बहुत ही बेसिक प्रश्न रहते हैं, की कॉम्बिनेशन से संबंधित प्रश्न रहते हैं। सीपीयू किसको कहते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ओके, इस तरह के प्रश्न उसमें रहते हैं। ठीक है। और जीके से संबंधित जहाँ तक प्रश्न की बात है तो 10 प्रश्नों में 4 प्रश्न के करीब आपका एमपी राज्य से ही होगा। एमपी में जो भी समसामयिक घटना होने वाली है या एमपी राज्य से संबंधित कुछ स्टैटिक तरह के जो जीके होते हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और बाकी जनरल जीके रहते हैं। तो कहा जाए तो थोड़ा यदि आप मेहनत करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप 100 मार्क्स में 80 मार्क्स तो आसानी से ला सकते हैं। आप गंभीर रहिए अपनी परीक्षा के प्रति और अपनी सफलता को जरूर सुनिश्चित करिए। यह परीक्षा आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है। आप अपने ही राज्य में नौकरी प्राप्त करते हैं, ऑफिशियल जॉब है और काफ़ी पॉश जॉब है। ओके, अब चलते हैं कि इस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हुए थे पिछले वर्ष 2023 में, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हुए थे। हम लोग एक एक प्रश्न 40 प्रश्नों का हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आशा करते हैं कि सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। आप अपने बगल में एक नोटबुक भी रखे हुए रहिएगा, जहां लगे कि यह इम्पॉर्टेंट है आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही कहा था कि अंग्रेजी ग्रामर कहने का मतलब सिर्फ ग्रामर ही नहीं, सिर्फ वोकैबुलरी ही नहीं, इसमें आपको मैगजीम्स, लीगल टर्मिनोलॉजी, प्रोवर्ब्स एंड कोटेशंस से भी संबंधित प्रश्न आपके रह सकते हैं और इस तरह से 40 प्रश्न आपके बनते हैं। चलते हैं हम लोग एक एक करके अब सारे प्रश्न को देखते हैं और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। उत्तर को हम लोग उसे स्पष्ट करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड, आप लोगों को यह भली भांति आना ही चाहिए कि नाउन जो होते हैं वे 2 तरह के होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन होते हैं और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन्स हम लोग ऐसे नाउन्स को कहते हैं जो फिजिकल फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है। तो वे कॉन्क्रीट मतलब ही होता है ठोस। और दूसरा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होता है, उसे हम लोग छू नहीं सकते, वे फिजिकल फॉर्म में रहते नहीं है, उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं रहता है। क्राउड की यदि बात करते हैं हम लोग पहला ऑप्शन की, तो इसे हम लोग देख सकते हैं, यह फिजिकल फॉर्म में होता है। इस कारण से कहा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यह क्राउड तो है नहीं। काइंडनेस जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ग्रोथ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हमें खोजना क्या है कि नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑब्वियसली पहला ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, यह हालांकि कॉन्क्रीट नाउन है, इसलिए आंसर हम लोग यहाँ पर पहला देख रहे हैं। दूसरा पर यदि हम लोग विचार करते हैं तो वो क्या है, वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी ब्याह से दूर रहते हैं, वो शादी ब्याह को अच्छा नहीं मानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। देखिएगा, यदि हम लोग फर्स्ट विकल्प पर प्रकाश डालते हैं तो क्या है यहाँ पर, मिज़ेंथ्रोप। मिस दरअसल क्या है, इसका अर्थ ही होता है हेट, ओके, घृणा, डिसलाइक, नापसंदगी। तो जो मानवों से घृणा करे वो मिज़ेंथ्रोप कहलाता है। मिसोगेमिस्ट ये वाला हो जाएगा। गेमिस्ट का मतलब ही होता है विवाह को मानने वाला, विवाह के प्रति एक विशेष विचार रखने वाला। और मिसो आया हुआ है जिसका मतलब होता है हैट्रेड, है ना, जो शादी विवाह से दूर रहता है, जो शादी विवाह को अच्छा नहीं मानता है, वही मिसोगेमिस्ट होगा। मिसोजिनिस्ट यहाँ पर जिनिस्ट आया हुआ है जिसका मतलब होता है वुमन,
यहाँ पर वुमेन हेटर हो जाएगा, है ना, इसलिए ये वाला तो होगा नहीं। और पॉलीगेमिस्ट, देखिए गेमिस्ट है तो यहाँ शादी विवाह से संबंधित तो है, लेकिन यहाँ पर पॉली कहा रहा है तो ऐसा व्यक्ति होगा यह जो कई पत्नियों का विचार रखता है, कई पत्नियाँ रखे हुए, जो कि कई विवाह में विश्वास रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पॉलीगेमिस्ट कहलाते हैं। ऑब्वियसली आंसर हम लोगों का कौन हो जाएगा, मिसोगेमिस्ट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न क्या है, फिल इन द ब्लैंक है, आई कैन हियर द बेल रिंगिंग बट नोबडी सीम्स टू बी कमिंग डैश द डोर। मैं घंटी की आवाज़ सुन पा रहा हूँ किंतु नहीं लगता है कि कोई सुन भी रहा है, कोई दरवाजे से आ रहा है, खोलने के लिए आ रहा है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 ऑप्शंस है। टू बी ओपन, यहाँ देखिएगा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, टू बी ओपन नहीं होना चाहिए, ओपनड होना चाहिए ना, इसलिए पहला विकल्प तो हम लोग ले नहीं सकते हैं। दूसरा देखिए टू के बाद जेरंड का प्रयोग कर दिया गया है, ये भी गलत हो गया ग्रामेटिकली। और ओपन की जहाँ तक बात है, टू बी कमिंग, आपको नहीं लगता है कि इसके बाद आने वाला जो भी शब्द होगा वो वर्ब होगा, और ओपन यहाँ पर यदि वर्ब है तब इसके पहले टू का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन टू का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसके बारे में नहीं सोचेंगे, विचार ही नहीं करेंगे, इट मस्ट बी एलिमिनेटेड ऑल टुगेदर। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ओपनिंग है, ओपनिंग ही होगा, कमिंग के बाद हम लोग जेरंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया चौथा। हम लोग चौथा पर विचार करते हैं, फोर्थ का, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आपको एडवर्ब को चुनना है। हम लोग सीधे ऑप्शंस पर आते हैं, सारे ऑप्शंस हम लोग देख रहे हैं, एडवर्ब भी है, एल वाई सारे में एल वाई लगा हुआ है, तो जिस किसी भी वर्ड के अंत में एल वाई लगा हुआ रहता है वह एडवर्ब होता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। दो ही वॉज डैश डिस्गाइज्ड, अर्थात कि हालांकि वह छद्म वेश में था फिर भी उसे पुलिस पकड़ ली, है ना। कॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, ओके, स्पष्ट रूप से वह छद्म वेश में था। कोई भी छद्म वेश में रहता है तो क्या वह दूसरे को जनवाता है क्या कि मैं देखो छद्म वेश में हूँ, मुझे पकड़ लो, है ना, मुझे समझ लो, मुझे आइडेंटिफाई कर लो। यह ग्रामेटिकली यहाँ पर इसको बैठा देने के बाद ग्रामेटिकली सही हो जाएगा वाक्य, लेकिन भाव गलत हो जाएगा, इसलिए इसे हम लोग नहीं ले सकते। और डिस्गाइज होगा तो उसमें स्मार्टली डिस्गाइज होने की कोई बात ही नहीं है। केयरफुली डिस्गाइज्ड होगा, अच्छी तरह से, ताकि कोई उसे पकड़ नहीं सके, उसके आइडेंटिटी को कोई प्रूव ना कर सके, पकड़ ना सके, तो ये केयरफुली शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। नीटली मतलब होता है साफ स्वच्छ तरीके से, जो कि यहाँ पर सही शब्द प्रयोग नहीं है। ठीक है, इसलिए तीसरा यहाँ पर हम लोगों का सही विकल्प होगा। पांचवा पर हम लोग विचार करते हैं, बाय हुम वाज दिस डन। यह सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं पैसिव वॉइस में है। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। ओके, एक्टिव वॉइस आपको खोजना है। पैसिव वॉइस की पहचान ही होती है बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, और देखिए बी आया हुआ है और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है। और ध्यान देना है कि जब भी आप एक्टिव पैसिव से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस जो है इसे कौन से टेंस में है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना तो कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म तो है नहीं, तो इसलिए कंटिन्यूस फॉर्म में इसे मानेंगे नहीं। दूसरा क्या कि हम लोग इसे परफेक्ट टेंस में भी नहीं मान सकते क्योंकि हैज़, हैव, हैड का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली सिंपल पास्ट टेंस का यह पैसिव वॉइस है। तो सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। यदि हम लोग पहला विकल्प को देखते हैं तो यह देखिएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड है, इसलिए ये वाला हो सकता है। बाकी देखिएगा कि परफेक्ट टेंस में और एक कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए तीनों नहीं हुआ। हम लोगों का सही विकल्प पहला ही होगा। छठा को देखते हैं, थीव्स एंड मर्डरर्स डिजर्व सीवियर पनिशमेंट। सेंटेंस में आपको क्वेश्चन टैग देना है, ठीक है, क्वेश्चन देना है। और क्वेश्चन टैग के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि यदि सेंटेंस सिंपल टेंस में रहता है, यहाँ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ डिज़र्व है, तो डिज़र्व है तो इसमें कौन सा कहा जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब छुपा हुआ है, अंडरस्टूड है, वह डू है। ओके, तो डू वाला यहाँ पर क्वेश्चन टैग में डू डेफिनेटली रहेगा। पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, तीसरा और चौथा में है। और एक चीज़ इससे जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है वो हमेशा याद रखिएगा कि डिज़र्व क्या है
कि ये कोई नेगेटिव फॉर्म में नहीं है, पूरा वाक्य में कहीं पर भी नेगेटिव भाव नहीं है ना, नेगेटिव फैक्टर नो या नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन क्वेश्चन टैग जब भी हम लोग देते हैं तब पॉजिटिव सेंटेंस का हम लोग नेगेटिव कर देते हैं, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव नहीं है इसलिए ये वाला नहीं होगा, ये नेगेटिव है इसलिए चौथा यहाँ पर विकल्प सही है। हम लोग सातवां देख लेते हैं, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। गलत तरीके से जिसका स्पेलिंग लिखा गया है वो उस शब्द को चुनना है। अक्यूमुलेट की जहाँ तक बात है तो अक्यूमुलेट तो सही है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, लेकिन एब्सेंस में स्पेलिंग मिस्टेक है, ई होना चाहिए ना एब्सेंस में, ABSENCE। एक्सेलरेट सही है स्पेलिंग में, एकम्प्लिश भी सही है स्पेलिंग में, इसलिए दूसरा यहाँ पर सही विकल्प है। इनडेफिनिट आर्टिकल इज, देखिए कुछ बेसिक ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल कौन होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल कौन होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि डेफिनिट आर्टिकल तो एक ही होता है, दी होता है ना, और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है। ओके, और यहाँ पर पूछ रहा है इनडेफिनिट आर्टिकल, अर्थात ए एन होगा, ए सिर्फ नहीं होगा, यहाँ देख लेते हैं दी तो होगा ही नहीं, एन हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, लेकिन ए एन दोनों है, इसीलिए हम लोग चौथा ऑप्शन पर जाएंगे। 9th को देखेंगे, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, पुजारियों के समूह को, पूजा करने वाले लोगों के समूह को क्या कहते हैं, उसे हम लोग कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में भक्त मंडली। कॉन्फ्लैग्रेशन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कॉन्फ्लैग्रेशन को अंग्रेजी में कहते हैं अनकंट्रोल्ड फायर, अर्थात अग्निकांड कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, अग्नि का इसके साथ तो संबंध ही नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन दरअसल यह एक तरह का क्या है, एक तरह का समाकृति है। हिंदी यदि हम लोग करेंगे कॉन्फ़िगरेशन का तो यह समाकृति है, और यदि हम लोग अंग्रेजी की बात करते हैं तो दरअसल ये क्या है ना कि जो भी किसी भी चीज़ में प्रयुक्त होने वाले चीज़ें होती है उनके समूह को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यदि हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं कि इस कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने से पहले उस कंप्यूटर या लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन की जांच कर लेते हैं कि कितना इसकी क्षमता है, अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मेल को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। और कन्फ्रंटेशन दरअसल इसका मतलब होता है आमना सामना, इसको कन्फ्लिक्ट कहेंगे, है ना। तो ये चारों शब्दों के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया। 10वां को देखते हैं, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। ऊपर में था कि रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, और यहाँ पर कह रहा है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है। यूनानिमस होता है, जिसका मतलब होता है एक मत, है ना, यूनानिमस। आई यहाँ पर बेकार दे दिया गया है, इसलिए ये तो नहीं होगा। अनडाउटेडली यहाँ पर ई जो दिया गया है वो गलत है ना, ई हटा दिया जाता तो फिर यह सही हो जाता। अननेसेसरी में सी जो है एक एक्स्ट्रा डाल दिया गया है यहाँ पर, जो कि गलत है। अंटिल यहाँ पर सही है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अंटिल का स्पेलिंग क्या लिख देते हैं, UNTILL, वो ऐसा ही समझते हैं कि यह टिल का रूप है। ऑब्वियसली टिल का रूप है, टिल का भाव देने वाला है, लेकिन जब हम लोग अंटिल का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक ही एल का प्रयोग करते हैं, ये नहीं कि दो एल का प्रयोग कर देंगे, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। 11वां देखते हैं क्या है, द लीगल मैगजिम एजस डेम जेनरिस। एजस डेम जेनरिस यह एक लैटिन टर्म है। हम लोग देखते हैं कि कोर्ट कैंपस में प्रयुक्त होने वाले जो लीगल टर्म्स होते हैं वे जनरली लैटिन ही होते हैं। लैटिन हो सकते हैं, नहीं तो ग्रीक हो सकती है, दो भाषाओं में कोई एक भाषा हो सकता है ना। जेनरिस का मतलब होता है कोई जात या प्रकार, ओके, जेनरिस। और एजस्डम का मतलब होता है समान, एक जैसा। तो जो एक जैसे प्रकार का हो तो उसे हम लोग कहते हैं एजस्डम जेनरिस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऑफ द सेम काइंड और नेचर, यहाँ पर यही होगा। इसे हम लोग थोड़ा सा और भी अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल के थ्रू से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि थेफ्ट, एक टर्म को हम लोग लेकर के चलते हैं, थेफ्ट, THEFT। अब चोरी भी कई तरह की हो सकती है ना। ऑटो थेफ्ट हो सकता है, बर्गलरी हो सकता है, शॉप लिफ्टिंग हो सकता है ना, एम्बेजलमेंट हो सकता है, लार्सनी हो सकता है। कई तरह के थेफ्ट्स होते हैं, चोरियाँ तो अलग अलग तरह के होते हैं। अब ये जो
थेफ्ट जो शब्द हमने यहाँ पर प्रयोग किया है वह क्या है, एजसडेम जेनरिस है। इसके बाद फिर इसको स्पेसिफाई किया जाएगा कि थेफ्ट था तो किस तरह का थेफ्ट था, चोरी हुई तो किस तरह की चोरी हुई, सेंधमारी हुई या किसी दुकान को लूटने का कार्य हुआ, है ना। तो ये जो है ना टर्म जो है काफ़ी प्रयुक्त होते हैं कि एजसडेम जेनरिस क्या है ना। सबसे पहले एजसडेम जेनरिस की बात होती है, उसके बाद फिर स्पेसिफिकेशन होता है उस केस के पर्टिकुलर चीज़ का, पर्टिकुलर थॉट का, पर्टिकुलर इंटेंट का। ओके, 12वां देखेंगे यहाँ फिर ग्रामर से संबंधित है। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, है ना, जहाँ मोशन होती है, बाहर से अंदर जाने की बात होती है, भाव निकल करके आता है, वहाँ पर हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं और बाकी अन्य का नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं चौथा इनटू। अब 13वां देखते हैं, लिटरेरी टर्म है यह। लिटरेरी टर्म से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हुए हैं। ओ डेथ कम सून, देखिएगा आपको लिटरेचर से संबंधित प्रश्न नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं वो लिटरेरी टर्म से रिलेटेड प्रश्न है। ओ डेथ कम सून, मृत्यु तुम जल्दी आओ, मृत्यु को वो बुला रहा है, वह मृत्यु का आह्वान कर रहा है ना। तो जहाँ पर हम लोग किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को का आह्वान करते हैं, डेथ क्या है, डेथ तो एक न्यूटर चीज़ है। यहाँ पर डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है, लेकिन हम लोग पूरा का पूरा सेंटेंस को लेकर के चलेंगे तो दिस इज सेड टू बी पर्सोनिफिकेशन तो है डेथ का, लेकिन पूरा जो भाव है वह संबोधन कारक है। तो जब किसी भी फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग किसी भी चीज़ को संबोधित करते हैं तब वहाँ पर हम लोग उस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है। ओ टेम्पोरा ओ मोरीज, है ना, ओ टेम्पोरा, वो वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन है, लैटिन एक्सप्रेशन, और जिसका अर्थ होता है ओ टेम्पोरा। ओ टेम्पोरा मतलब टेम्पोरा मीन्स टाइम। मोरीज, मोरीज जो MORES जो आया हुआ है, इसका मतलब होता है या तो हम लोग कह सकते हैं इसको मृत्यु कहेंगे, है ना। इसी शब्द से कई तरह के अन्य शब्द निकल करके आए हुए, ये रूट वर्ड है। मोरीज, मोरीज से मॉर्ग आया है, मोरीज से मॉर्चुअरी आया है, ठीक है, मॉर्चुअरी आया है। इस तरह के शब्द आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मॉर्ग हो सकता है, मॉर्चुअरी हो सकता है, फिर मोटिफाई हो सकता है, मॉरिबंड हो सकता है। इसी शब्द मोरिस से आया हुआ है ना, कि वो समय तुम कितना जल्दी ख़त्म हो रहे हो, मर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ओ टेम्पोरा ओ मोरिस में भी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है और ओ डेथ कम सून इसमें भी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है। लेकिन सिर्फ डेथ के बारे में यदि एग्जाम में पूछता है कि डेथ का यहाँ पर क्या हुआ है, पर तो यहाँ पर हम लोग का कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। और पर्सोनिफिकेशन किसको कहते हैं, मानवीकरण इसको हिंदी में कहते हैं। और इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो जनरली क्या है कि जिसमें कोई जान नहीं है, उसमें जान फूंक दिया जाता है और उसको एक व्यक्ति, एक मानव के जैसा ट्रीट उसके साथ किया जाता है। उसके पास भी सुनने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है ना। उसके भी हाथ पैर होते हैं, आँखें होती है देखने के लिए। तो समझना है कि उस न्यूटर चीज़ का पर्सोनिफिकेशन हुआ है। हाइपरबली कहते हैं, यह भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, यह एक लिटरेरी टर्म है और इसका अर्थ होता है अतिशयोक्ति। I saw thousands at a glance, वर्ड्सवर्थ कहते हैं अपनी एक कविता में कि मैंने हजारों हजार फूल देखे। डैफोडिल्स का एक कविता उन्होंने लिखा हुआ था, उसमें हाइपरबली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये इसके बारे में जानना है। सिमिली क्या है, सिमिली सिमाइल नहीं पढ़ दीजिएगा, ठीक है, सिमिली इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। सिमिली भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसको हम लोग कहेंगे तुलनात्मक अलंकार। जैसे कि वह शेर के जैसा है, ओके, शेर के जैसा है, के जैसा जहाँ रहेगा तो वो सिमिली हो जाएगा। लाइक का प्रयोग किया जाता है, एज का प्रयोग किया जाता है। ही इज़ लाइक अ लायन, इस तरह का सेंटेंस अगर पूछा जाए वहाँ पर कि किस तरह का फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है, तब आप कहेंगे सिमिली का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं 14 का, चूज द वर्ड एनालोगस, मतलब सिनोनिम खोजना है। सिनोनिम कौन है, कॉवेनेंट। कॉवेनेंट का मतलब ही होता है करार, अग्रीमेंट, ओके। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला अग्रीमेंट एक ही जगह पर है, इसलिए यहाँ पर
यही उत्तर होगा। ठीक है, हम लोग 15 को देखते हैं। 15 क्या है, इसमें हम लोगों को सिनोनिम ही खोजना है। अबेयंस है, अबेयंस से संबंधित एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, पुट इन अबेयंस। पुट इन अबेयंस का मतलब हो जाता है कि कोई भी चीज़ को टाल देना। जैसे कि उसका जो उसकी जो परीक्षा है उसको अभी टाल दिया गया है, तब कहेंगे कि हिज एग्जामिनेशन डेट हैज़ बीन पुट इन अबेयंस। ठीक है, तो टालने की क्रिया अबेयंस कहलाता है। तो टालने की क्रिया में हम लोग देख रहे हैं किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, स्टेट ऑफ सस्पेंशन। बी शुड बी द आंसर, और बाकी तो होगा नहीं। अब सिनोनिम खोजना है किसका, कोरोबोरेट का। कोरोबोरेट का मतलब होता है पुष्टि करना। पुलिस ने इस मामले को कोरोबोरेट किया है, मतलब कंफर्म किया है उसे। ओके, पुष्टि किया है, यही हो जाएगा। हालांकि हम लोग अन्य शब्दों के बारे में भी जान लेते हैं। कोरोजिव, कोरोजिव कहते हैं हम लोग जंग लाने वाला, है ना। जैसे लोहे में रस्ट जो लगता है, तो रस्ट लगाने वाले चीज़ को हम लोग कहेंगे कोरोजिव। ओके, कोरोजिव सब्सटेंस को हटाने के लिए हम लोग या नहीं लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें ग्रीजिंग का काम करते हैं। ओके, कॉरिजेंडम कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें सुधार किया जाना है तो वह कॉरिजेंडम कहलाएगा। और इंटरेस्टिंग, तो ये तो साधारण सा टर्म है। 17th में क्या कह रहा है कि आपको प्लेथोरा का एंटोनिम खोजना है। एंटोनिम प्लेथोरा का मतलब होता है बहुत, प्लेंटी। अब प्लेंटी का उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत का कम, थोड़ा। पॉसिटी का मतलब होता है कम या थोड़ा, है ना। पाइटी का मतलब होता है शुद्धता, प्योरिटी, है ना, रिलीजियसनेस, पाइटी कहते हैं। जैसे कि पुतलीबाई वॉज अ वुमन विथ पाइटी। शैग्रिन को कहते हैं हम लोग इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। ओके, तो ये शैग्रिन हो गया। र्यूड तो बेरुखी को हम लोग कहते हैं र्यूड, है ना, बेरुखा। ओके, जिसमें रुखाई हो, र्यूड वह कहलाता है। 8वां देखिएगा, अ प्लेस वेयर मदर्स लीव देयर बेबीज ड्यूरिंग द डे इज नोन एज। कोई भी माँ अपने बच्चे को जहाँ पर छोड़ करके जाती है ताकि वो काम में जा सके, अपने बच्चे को लेकर के नहीं जा सके, तो वह जगह जहाँ पर वो माँ अपने बच्चे को छोड़ करके जाए तो उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को हम लोग कहते हैं क्रेशे। यह एक फ्रेंच वर्ड है, क्रेशे प्रोनाउंसिएशन है, क्रेचे नहीं पढ़ दीजिएगा, ठीक है, क्रेशे। ऑर्फनेज तो हम लोग कहते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं, और यहाँ पर तो अनाथ तो नहीं है, उसके तो नाथ है ऑलरेडी, माँ है ना, लेकिन टेम्पररी वह दूसरे जगह पर रख देती है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं सेमिनरी की, तो सेमिनरी का जो अर्थ होता है, देख लीजिएगा सेमिनरी का अर्थ क्या होता है। एसाइलम तो हम लोग जानते हैं कि एसाइलम पागलों को वहाँ रखा जाता है, तो वो लूनेटिक एसाइलम कहलाता है। जहाँ वृद्धों को रखा जाए तो उसे हम लोग ओल्ड एसाइलम कहते हैं। पर यदि विचार करते हैं तो वो क्या है, स्टेट विच इज़ एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। देखिएगा, यह एक ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसी बात है जिसे बस सच मान लिया जाता है बिना किसी भी प्रूफ का। कोई प्रूफ वगैरह उसमें देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसको सच मान लिया जाता है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं एक्सियम। इलेजी तो दुखांत यह कहलाता है, ऐसी कविता जिसमें कि दुख की बात किया जा रहा हो, जिसमें कोई मृतक है ना, उसके बारे में याद किया जाता है, उसके बारे में याद करके कविता को लिखी जाती है। तो जो कविता लिखी जाए उस कविता को हम लोग कहते हैं इलेजी। ग्रेज एलिजी बहुत फेमस है, आप लोग अगर इंग्लिश लिटरेचर में पढ़े होंगे तो ज़रूर इस चीज़ को लेकर के आप प्रश्नों को हल किए होंगे। एजेंडा देखिएगा, एजेंडा तो वो तो साधारण सा टर्म है। इसके बाद फिर यदि हम लोग बात करते हैं एल्मनक का, एल्मनक का मतलब हो जाता है एक विशेष कैलेंडर, सालाना कैलेंडर, जिसमें कि महत्वपूर्ण दिन के बारे में चर्चा की गई हो, बातें की गई हो, तो ऐसे कैलेंडर को हम लोग एल्मनक कहते हैं। ठीक है, 20वां देख लेते हैं, अ हेटर ऑफ वुमन, जो महिलाओं से घृणा करे, जो महिलाओं से दूर भागे।
तो महिलाओं के लिए हम लोग जीनी शब्द का प्रयोग करते हैं और किसी में भी तो जीनी है नहीं, इसलिए हटाएंगे। ये सब सारे को मिसोजिनिस्ट कहलाएगा, पहला ही उत्तर होगा। मिज़ेंथ्रोप के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया है। मिज़ेंथ्रोप ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो मानवों से ही घृणा करे, और फिलेंडरन तो कहते हैं जो महिलाओं के साथ फ्लर्ट करे, ओके, झूठा प्रेम दिखाए और उसके साथ रिश्ते में रहें, ठीक है। मोनार्किस्ट हम लोग ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो सपोर्ट करते हैं मोनार्कीस को, अर्थात राजतंत्र के सपोर्ट में रहने वाला व्यक्ति को हम लोग मोनार्किस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर देखें कि 20 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है। काफ़ी लंबा वीडियो चला जा रहा है, इसी कारण से हम लोग 20 तक ही डिस्कस करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट एपिसोड में जो नेक्स्ट जो 20 का जो श्रृंखला है उसे हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग इन 20 प्रश्नों से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। फ्रेंड, आप हमसे अवश्य जुड़िएगा। कोर्स इसके लिए ऑलरेडी उपलब्ध है, आप हमारे ई बुक्स को भी ज़रूर परचेज करिएगा और अपनी सफलता को सुनिश्चित ज़रूर करिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नॉक्स वेरी सॉफ्टली। यदि आपके पास अवसर आता है तो अवसर बहुत ही ढिंढोरा पीट करके नहीं आता है, वह काफ़ी हल्के से बजाता है। अब अगर आपके पास सुनने की क्षमता है तब आप सुनेंगे उस अपॉर्चुनिटी को और उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकेंगे। इसलिए प्लीज़ लर्न टू लिसन। सुनने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में बहुत ही बेहतरीन है, आप किसी भी तरह का कोई रिस्क ना लें, ओके। मिलते हैं हम लोग अगले कड़ी में, जहां पर हम लोग अन्य तरह के विशेष प्रश्नों पर हम लोग काफ़ी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।